हाय गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ सुनील और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म बेसिस, तो लॉन्ग टर्म बेसिस अगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंपनी के बारे में जो बेसिक जो फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में कैसे एनालिसिस करना है और उसके बाद ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही आपको मार्केट में बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में जो डिफरेंट सेक्टर्स है जैसे फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, तो उसमें से आप कौन से भी एक स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आईटी सेक्टर में टीसीएस करूँ या एसबीआई बैंक करूँ, इसमें बैंकिंग सेक्टर में, या सन फार्मा करूँ बायोकॉन फार्मा सेक्टर में। तो उसमें से आप कौन सा भी पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसमें से जो बेसिक फैक्टर्स, इनकम फैक्टर्स और मैनेजमेंट फैक्टर्स, ये तीनों फैक्टर्स के एनालिसिस करने के बाद ही आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही आपको मार्केट में बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको फर्स्टली गूगल पे सर्च करना है stockholding.com। तो जैसे ही stockholding.com सर्च करेंगे तो उसके बाद ऐसे आपको कंपनी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा ऐसा। तो इसमें जो राइट साइड में जो सर्च बॉक्स है, जैसे यहाँ पे सर्च बॉक्स में आज मैं आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में एनालिसिस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सर्च कीजिए। तो जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सर्च करेंगे उसके बाद आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसका बीएसई में स्टॉक मार्केट का प्राइस कितना है, एनएससी में स्टॉक मार्केट का प्राइस कितना है, और उसके बाद वो जो ओपन कितने प्राइस को उसका हाई लो, यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोफाइल है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम इसमें इंक्लूड होता है। और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे मेंशन होगा। और यहाँ पे जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपको कंपनी का जो असेट और लायबिलिटी होगी। और उसके बाद ये जो रेशियो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कैश फ्लो में कंपनी के पास हार्ड कैश कितना है, और उसके पास क्वार्टरली हाफ ईयरली और इस एनुअली कंपनी का जो टोटली प्रॉफिट है या लॉस है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। तो फर्स्टली अपन लोग देख सकते हैं स्टॉक, यहाँ पे आप फर्स्टली क्लिक कीजिए स्टॉक होल्डिंग पर। जैसे ही आप स्टॉक होल्डिंग पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा पाई चार्ट ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई चार्ट। उसमें ये जो फर्स्ट है जो प्रोमोटर्स, जो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उसको प्रोमोटर्स बोलते हैं। उनके पास 51% स्टॉक होल्ड है, तो वो कंपनी अच्छी रहते हैं। बट यहाँ पे प्रोमोटर के पास 40% स्टॉक होल्ड है। और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे लाइक बैंक, एलआईसी और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उन्होंने एक कंपनी का स्टॉक होल्ड किया है 17.97%। और जो जनरल पब्लिक आते हैं, जनरल पब्लिक में क्या होता है, जैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स, इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनका 22.35% स्टॉक होल्ड है। उसके बाद अदर इन्वेस्टर्स में क्या आता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, जैसे इंडिया के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, वो भी उसमें आ सकते हैं। तो ये होगा कंपनी का जो एनालिसिस। उसके बाद अपन लोग देखते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट और लॉस, इनकम स्टेट। अगर आप इनकम स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी का जो टोटल जो प्रॉफिट मिला है कंपनी को, जो 2017, 19 और 18 में कंपनी का जो टोटल इनकम कितना है यहाँ पे मेंशन किया है। और उसके बाद अगर आप टोटल एक्सपेंस, कंपनी का जो अगर टोटल जो एक्सपेंस होता है वो अगर आप देख सकते हैं, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी का जो टोटल जो एक्सपेंस है यहाँ पे मेंशन है। तो उसके बाद आपको कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट अगर निकालना है तो आपको टोटल कंपनी का जो प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस, टोटल जो इनकम निकालना है, सॉरी टोटल अगर आपको इनकम निकालना है तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस करना है। तो उसके बाद जो कंपनी को जो 17 और 18 और 19 में जो प्रॉफिट, यहाँ पे 2 साल में प्रॉफिट मिला था लेकिन 1 साल में कंपनी को लॉस है, तो यहाँ पे मेंशन करेगा। उसके बाद अगर आप बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी की जो असेट्स है, असेट और कंपनी के पास ये लायबिलिटी कितनी है यहाँ पे मेंशन रहेगा। तो अब असेट और लायबिलिटी क्या होता है, जैसे कंपनी ने जो लोन लिया है, जैसे अगर आप कौन सा भी आपके पास एक बिजनेस है तो आप कौन सा भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लोन ले लेंगे बैंक से। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो लोन लिया है वो लोन का अमाउंट यहाँ पे मेंशन है। और उसके बाद जो असेट्स जो होते हैं, जो असेट जो होते हैं वो इतने हैं, देख लीजिए आप।
असेट और लायबिलिटी ये सेम ही है। ये क्यों है? अगर समझो आप फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आप खुद का तो पैसा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। पहले आप बिजनेस लोन ले लेंगे बैंक से, और उसके बाद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके बाद वो प्रोडक्ट जो सेल करने के बाद जो प्रॉफिट आप अर्न करेंगे, उसमें से आप कंपनी का जो लोन लिया है वो आप चुकाएंगे। तो कौन सी भी कंपनी स्टार्टअप करते हैं वो खुद के पैसे से नहीं करते हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं। तो ये जो कंपनी का जो लोन असेट और लायबिलिटी सेम ही है। और जो असेट जो होता है, असेट में क्या होता है, कंपनी के पास जो मशीनरी, लैंड, ब्रांचेस, जो हार्ड कैश कितना है ये आता है। और जो लायबिलिटी में कंपनी के पास लोन है ये आता है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि कंपनी बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरे भी ऑप्शन आते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कंपनी ने है ना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 47,816.76 शेयर्स इशू किए हैं, लाख शेयर्स इशू किए हैं। और उसके बाद कंपनी का जो बुक वैल्यू यहाँ पे 37.50 है। तो मैं आपको ये बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप पहले आप लोग जाते हैं फर्स्ट पेज पर। जैसे आप फर्स्ट पेज पर जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे मैं आपको ईपीएस बताता हूँ। ईपीएस क्या होता है? ईपीएस जो होता है अर्निंग पर शेयर होता है। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा। अर्निंग पर शेयर्स कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इनकम स्टेटमेंट में आप जाने के बाद कंपनी को जो टोटल जो है ना यहाँ पे लॉस हुआ था 2019 में माइनस 1880.12। तो नंबर कंपनी का जो लॉस डिवाइडेड, कंपनी को अगर प्रॉफिट मिला है तो यहाँ पे प्लस में आएगा, अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही कंपनी का जो प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं ये आपको यहाँ पे दिखेंगे। जो असेट और लायबिलिटी में ये बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे तो कंपनी ने जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं ये आपको यहाँ पे कंपनी की जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं ये आपको दिखाएंगे। तो उसको जो कैलकुलेशन करने के बाद जो अर्निंग पर शेयर है वो माइनस में आ जाएगा, आया है। माइनस में क्यों आया है? क्योंकि कंपनी को लॉस हुआ था इसलिए ये माइनस में आ गया है। इसका मीनिंग क्या है अर्निंग पर शेयर का? फॉर एग्जाम्पल आज अगर आपने कंपनी में एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक शेयर बाय किया, उसके बाद एक साल के बाद फॉर एग्जाम्पल उसका जो प्राइस है निगेटिव में चला गया, तो उसके वजह से यहाँ पे लॉस हो गया। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं कि आज अपने 10 रुपए का एक शेयर ऐसे हिसाब से एक शेयर बाय किया आईडीएफसी का, उस एक साल के बाद वो अगर 15 रुपए चला गया तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या हुआ है, 10 रुपए से अगर कंपनी का शेयर अगर बाय किया है तो एक साल के बाद वो जो है ना अप्रोक्सीमेटली 6 रुपीज चला गया है। तो इसके वजह से इस यहाँ पे 3.93 का यहाँ पे लॉस हुआ है इन्वेस्टर्स को। तो अर्निंग पर शेयर जो होता है वो कभी भी पॉजिटिव होना चाहिए। ओके। और उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आएगा यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे आप मैंने कैलकुलेशन करके रखा है यहाँ पे, तो देख सकते हैं ये जो कंपनी का जो पीई रेशियो है, मार्केट प्राइस, कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है 21.90 है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 21.90 कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है, डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर अपन लोगों ने अभी निकाला है, ये जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर ये आप करेंगे तो उसके बाद -5.57 आया है। देख लीजिए ब्रेंड, कंपनी का जो अर्निंग पर पी रेशियो जो होता है कभी भी वो पॉजिटिव में रहना चाहिए। पी रेशियो है ना इन बिटवीन 6 to 21 रहेगा तो कंपनी एकदम बढ़िया रहेगी। अगर उससे कम और उससे हाई रहेगी तो उसका जो कंपनी है उतनी अच्छी नहीं रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर अपन लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर में आपको रहेगा ये ईपीएस हो गया, पी रेशियो हो गया, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू ये सबसे मेन फैक्टर्स होता है। जैसे ये अगर आप ये कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं, फॉर एग्जाम्पल बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? नेटवर्थ ऑफ कंपनी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेटवर्क कैसे निकालते हैं? यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी ने जो इशू किया है आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस पेज में नहीं दिख रहा है, सॉरी। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बुक वैल्यू मेंशन है 37.90 इंटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स करेंगे
तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आएगा नेटवर्थ, वो नेटवर्थ, ये बुक वैल्यू निकालते वक्त नेटवर्थ डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी ने जो नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में इशू किए हैं 816.76, ये आप अगर देखना चाहते हैं तो इस पेज पर आ जाए। जैसे आप बैलेंस शीट पर जाएंगे, जैसे बैलेंस शीट पर यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कंपनी ने इशू किया है यहाँ पे है, और इनटू जो बुक वैल्यू करेंगे तो आपको जो नेट बताएगा। तो यहाँ पे जो अपन लोग बुक वैल्यू निकालते हैं, तो बुक वैल्यू निकालते वक्त नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो आपको जो उसका प्राइस आएगा। तो बुक वैल्यू ये क्या होता है, देख लीजिए, एक कंपनी है, यही IDFC फर्स्ट बैंक, अगर आपने उसका जो शेयर्स बाय किया 21.90 पे, उसके बाद वो डाउन चला गया, वो जीरो हो गया, और उसके बाद ये बैंकरप्ट हो गई। तो उसके बाद ये कंपनी के पास कैपेबिलिटी है कि इसके पास जो टोटल जो असेट है, तो वो उसको सेल करके वो आपको पैसा चुका सकते हैं। इसलिए ये मेन फैक्टर होता है। ये बुक वैल्यू कभी भी है ना, ये जो है ना ये हायर होना चाहिए, जो स्टॉक प्राइस से हायर होना चाहिए, तो ये कंपनी अच्छे होते हैं। तो जैसे बुक वैल्यू होने के डिस्कस किया, और उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। और नेक्स्ट फैक्टर है डेट। कंपनी ने जो कंपनी बैंक से लोन लेते हैं, कौन से भी, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कभी भी बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन अगर बैंक से अगर लोन अगर नहीं मिल रहा है तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं। बॉन्ड इशू करके इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, और उन पर वो बॉन्ड पर है ना 10%, 8%, पर्टिकुलर मीन्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे 7% फिक्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो बॉन्ड इशू करते हैं, और उसके बाद इन्वेस्टर्स वो बॉन्ड बाय करते हैं और कंपनी को पैसा देते हैं। तो ये 1 ईयर का प्रॉफिट, कंपनी का 1 साल का प्रॉफिट लॉस, सेल्स रिपोर्ट, कंपनी ने टोटल सेल्स कितना किया है पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम, अगर IDFC फर्स्ट बैंक है, बैंक ने कस्टमर को लोन दिया है तो वो लोन का जो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ये इसमें मेंशन रहेगा। ये जो बेसिक फैक्टर्स हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर्स होते हैं इनकम फैक्टर्स। इनकम फैक्टर्स में क्या आता है, डिविडेंड्स। तो अगर आप 1 साल पहले IDFC फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 साल के बाद उसका प्राइस अगर 20 रुपये आ गया है, तो उनको 1 साल के बाद तुमको कितने 10 रुपीज का, एक शेयर से 10 रुपीज का आपको डिविडेंड मिल गया। ये होता है। और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, इसमें इनकम स्टेटमेंट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस आता है, और उसके बाद बैलेंस शीट में आपको असेट एंड लायबिलिटी आते हैं। उसके बाद एल टू मैच्योरिटी क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आज आपने अगर 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, 1 साल के बाद आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेटली कितना 10 × 100 करने के बाद आपको 10% का रिटर्न मिलेगा 1 साल के बाद। ये एक्चुअली मैच्योरिटी, 1 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इनटू मैच्योरिटी होता है। तो टोटल कंपनी का असेट कितना होता है, नेटवर्थ, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको कंपनी के पास हार्ड कैश कितना है, ये होता है। और उसके बाद मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट पर ही कंपनी की ग्रोथ डिपेंड होते हैं। तो मैनेजमेंट टीम भी, उनका जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप चेक कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस वगैरह। और उसके बाद करंट मार्केट डिमांड ऑफ कंपनी प्रोडक्ट, जैसे कौन सी भी कंपनी है, कौन सा भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसका मार्केट में डिमांड कितना है उस पर भी डिपेंड होता है कि कंपनी की ग्रोथ। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कुछ भी बेसिक फैक्टर्स, इनकम फैक्टर्स और मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपको अगर स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करना है। अगर मैं बात करूँ ऐसे कौन सी भी कंपनी ले लो, जैसे विप्रो, मैंने जो पिछले बताया था, विप्रो, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री, उसके बाद कौन सी भी जैसे ITC, अगर कौन से भी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इससे पहले आपको कंपनी का जो पूरा जो डिटेल जो एनालिसिस है वो एनालिसिस करने के बाद ही आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अदरवाइज इंडिया के जो 95% जो रिटेलर इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लॉस होता है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि वो प्रॉपरली एनालिसिस नहीं करते हैं सब फैक्टर्स का, उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उसके वजह से उनको लॉस होता है। क्योंकि क्या है, कौन सा भी बिजनेस है तो बिजनेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तो ही आपको इनके फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज़ें समझ गई।
ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद ब्रो।